हाय एवरीवन, दिस इज नेहा अग्रवाल। वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। आप लोगों में से बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका स्ट्रैटेजी बता दीजिए। लेट मी टेल यू, मैं आपके लिए ले तो आई हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन को अप्रोच करते वक्त प्रीलिम्स की और मेंस की स्ट्रैटेजी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मैं बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट वे में आपको आंसर करूंगी इस वीडियो में। जस्ट इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि प्रीलिम्स के लिए ऐसा 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 कर लो, मेंस के लिए ये कर लो। प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है या अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा साथ साथ चलती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ते हैं या फिर प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले ही बस प्रीलिम्स को सीरियसली लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब हम मेंस के एग्जाम के बारे में सोचेंगे। यहां पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अब कमेंट सेक्शन में एग्जांपल देने लगोगे कि मैम उस टॉपर ने 4 महीने पहले तैयारी की थी, उनका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। माय डियर, हर किसी का कैलिबर और हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। हो सकता है उनकी कुछ एक खास स्ट्रैटेजी हो जो काम कर गई हो, आपकी वो स्ट्रैटेजी काम ना करे। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी और स्टैंडर्ड माइंडसेट की बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी अपनी कैलिबर के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए। सो इफ आई टॉक अबाउट यूपीएससी ने एक डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है एंड डिफाइंड सिलेबस में प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग सिलेबस बताया हुआ है। ऑल्सो सिलेबस के साथ साथ उन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ब्यूटीफुली बताया हुआ है। 2011 के पहले इतना ज्यादा डिफाइंड सिलेबस नहीं था, लेकिन 2011 के बाद और 2013 के सिलेबस चेंज होने के बाद काफी अच्छे से सिलेबस को सेग्रीगेट कर दिया गया। ओके, सो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको सिलेबस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्टली बता रही हूँ, प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं लोग, कोचिंग में पैसा दे देते हैं, फाउंडेशन कोर्स करते हुए उनको काफी सारा टाइम हो जाता है, लेकिन उनको सिलेबस क्रिस्टल क्लियर नहीं पता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप फिर किस तरह आगे बढ़ोगे। सो सिलेबस की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस की क्लैरिटी आप इस स्लाइड से ले सकते हो। स्लाइड कैसे मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बाद में आ रही हूँ। सबसे पहले सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन है। एक आपके जनरल स्टडीज का पेपर है, एक सीसैट का पेपर है। जनरल स्टडीज का पेपर में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीसैट के पेपर में आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर में 2 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन होता है और सीसैट के पेपर में 2.5 मार्क्स ईच होता है, इसीलिए 80 क्वेश्चंस है। सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाना है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जीएस का पेपर कट ऑफ पे डिपेंडेंट है, तो जीएस का पेपर कॉम्पिटिटिव नेचर का है, कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं है जिसमें आपको लाना है, लेकिन कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 जीएस के पेपर्स होते हैं जिसमें प्रॉपरली सिलेबस डिफाइंड है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। उसके अलावा आपका एक एसए का पेपर होता है और एसए के पेपर के अलावा आपका एक ऑप्शनल का पेपर होता है। एक ऑप्शनल अब आपको चूज करना है, 500 मार्क्स का वो ऑप्शनल का पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल का एक ही सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2। एंड उसके बाद यहाँ पर भी क्वालिफाइंग नेचर के एक पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सो हिंदी और इंग्लिश में रीजनल लैंग्वेज भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। क्वालिफाई अगर नहीं करते हो तो बाकी जो मेंस के पेपर है चेक नहीं होते। जैसे अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं करते हो तो यहाँ अगर आप 200 में 200 भी ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्टिल क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम को। और लास्ट स्टेज है हमारे इंटरव्यू का, और इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम को प्लस करके जो आपका टोटल स्कोर बनेगा उसी पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ओके, बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूपीएससी का सिलेबस एटलीस्ट पता है
और अगर नहीं पता है तो आप upsc.gov.in में जाकर सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हो। पूरा एक दिन आपको सिलेबस पे देना है, और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 किसका पार्ट है। ये एग्जाम्पल में कहाँ पुट कर सकता हूँ। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, एक ही टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक लेती हूँ, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, और उसी मुगल एम्पायर से रिटन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे। तो कोई अलग नेचर नहीं है। दूसरा, ये एसएससी या वन डे एग्जाम्स की तरह ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते। प्रीलिम्स में ज्यादातर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे समझेंगे हम कि ये प्रीलिम्स एग्जाम कितना टफ है, या फिर प्रीलिम्स एग्जाम कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा। हाउ विल द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस गेट क्लियर? सिंपल सा आंसर है, PYQ एनालिसिस। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी का माइंडसेट समझने के लिए यूपीएससी के जो पेपर्स है उन्हीं को देखना पड़ेगा, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या किसी और मॉक टेस्ट के पेपर्स। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी का माइंडसेट, यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछती है, हर साल किस तरह इवॉल्व होती है, इसको समझने के लिए लास्ट 10 इयर्स के पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बोल रही हूं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको PYQ लास्ट 10 इयर्स का जरूर देखना चाहिए। कहां से मिलेगा? अगेन आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और गूगल में डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये PYQ प्रेजेंट है। PYQ की एनालिसिस आप जरूर करो। जब आप PYQ की एनालिसिस करोगे तो एक बहुत बड़ी चीज आप डिस्कवर करोगे। जो मिथ है पूरी दुनिया में, जो लोग बोलते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। यस, यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन यूपीएससी के टॉपिक्स रिपीट होते हैं। यूपीएससी में 2015 में जो टॉपिक पूछा गया है वही टॉपिक 2017 में किसी और वे में पूछा गया है। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी आपको है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही साल क्वेश्चन में आएगा, वो बार बार आ सकता है। जब ये आप PYQ एनालिसिस करोगे आपको ये बात खुद पता चल जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑलवेज मेक अ स्टडी प्लान। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हो, एक स्टडी प्लान जरूर होना चाहिए। स्टडी प्लान कैसे बनाओगे? एक हफ्ते का स्केड्यूल बना लो कि आपको एक हफ्ते में क्या क्या कंप्लीट करना है, और उसको फिर आप हफ्ते के एंड में मॉनिटर करो कि आप कितना कर पाए और कितना नहीं। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है, तो आप किस तरह आगे बढ़ रहे हो उस चीज को आप चेक्स एंड बैलेंसेस पे नहीं ला पाओगे। सो स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। ओके, वेगली पढ़ाई मत करो, मेक अ स्टडी प्लान एंड उस स्टडी प्लान के हिसाब से चलो। स्टडी प्लान सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता हो सकता है कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ के बहुत जल्दी मोनोटोनस हो जाता है उसको, तो वो दो सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ सकता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स एक दिन पढ़ता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की उसको आदत हो। आप अपने हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से, व्हाटएवर यू लाइक, उसके हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान डिफाइन कर सकते हो। लेकिन स्टडी प्लान होना कैसे चाहिए जरूर है। उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे बनेगी? बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका एम है, जो कि यूपीएससी में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, आपको ये 3 चीजें करनी है: बेसिक, फाउंडेशन, मैपिंग और एनसीईआरटी। देखो, इसमें सबसे पहले आता है एनसीईआरटी के बुक्स टुगेदर विथ मैपिंग। मैपिंग सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं होता माय डियर, मैपिंग हिस्ट्री समझने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स समझने के लिए, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझने के लिए आपको मैपिंग बहुत जरूरी है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी एटलस में क्लैरिटी नहीं है, मैपिंग नहीं पता ठीक से, वर्ल्ड मैप में कहाँ कौन सी कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स कैसे है पता नहीं। तो फिर आप कैसे समझोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक्स लाइक ओशियानोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, ओशन करंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोजोग्राफिक रीजन्स आप कैसे समझेंगे? समझ रहे हो? और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, अगर मैं आपको बोलूं
क्राइमिया इज अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। आपको कैसे पता कि क्राइमिया क्यों है, क्राइमिया कहाँ है, क्राइमिया की लोकेशन क्या है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है, कैसे समझोगे आप? सो मैपिंग आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए जब आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हो। वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद एनसीईआरटी तो है ही, 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको करनी ही है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये दोनों करने के बाद बेसिक फाउंडेशन जो आप पढ़ते हो, थोड़ा सा एडवांस प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो बहुत जरूरी है। बार बार मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि मैम जरूर ये बात बताते हैं, बेसिक फाउंडेशन का मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना आ जाना चाहिए और मेंस का आंसर लिखना आ जाना चाहिए। ओके, डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, चाहे आप 10 ही एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, और डेली आपको कम से कम एक आंसर लिखकर देखना है ताकि आपको हैबिट कल्टीवेट हो जाए, डेवलप हो जाए। तो ये 3 चीजें आप करना है। इस पे मैं और स्ट्रेस नहीं कर सकती, मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, और करंट अफेयर्स देखा गया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हर साल 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं ना, और थोड़ा सा ज्यादा आपको सही बता दूं, जो लोग नहीं बताते हैं, 60% जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग दिस ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो इस बात में। जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे प्रीलिम्स एंड मेंस का, दोनों का पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स का, आपको देखने में आएगा 60% क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट से आते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स में हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब से रिलेशन में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हो, या तो आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करो, या फिर आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो आप देख सकते हो कि कौन सा आपको सूट कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, 2 मैगजीन्स आती है मार्केट में, एक योजना और एक कुरुक्षेत्र। ये दोनों मैगजीन्स आपको करनी ही करनी है, उसका भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई अगर दोनों पढ़ सकता है तो वेल एंड गुड, कोई दोनों में से एक पढ़ सकता है तो भी वेल एंड गुड है। और आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली मैगजीन्स अवेलेबल है, पूरा आपने पढ़ लिया, पूरे महीने आपने पेपर्स पढ़ लिए, उसके बाद आप लास्ट में उसको मैगजीन से रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड योजना एंड कुरुक्षेत्र बहुत ही इनएक्सपेंसिव मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हो सकता है, आपके मेंस की तैयारी हो सकती है, प्रीलिम्स की होती है, आप जरूर उसको फॉलो करो। ठीक है, करना ही करना है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपको याद रखना है कि आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है सीसैट को, क्योंकि सीसैट क्वालिफाइंग पेपर है। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखेंगे प्रीलिम्स के टाइम पे ना, देखेंगे इसको प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, फिर पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो 1 महीना है ना वो बहुत क्रूशियल है। उसमें आपको जीएस का बहुत सारा रिविजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है, और उस टाइम पे आपको ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट सीसैट भी करना है। तो आप क्या करो, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और जैसे ही आपकी एनसीईआरटीज खत्म हो गई, मैपिंग में आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, आप सीसैट शुरू कर दो। डेली का हाफ एन आवर आप सीसैट कर लो, या फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑल्टरनेट डेज में आप सीसैट कर लो। आदत पड़ जाएगी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने की, तो आपको सीसैट में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। जो प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा होगा, आप लास्ट मंथ में अगर कम भी रिविजन करते हो आपका काम चल जाएगा। क्यों? आपने आदत डेवलप कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत ले लेंगे कि मैम ने बोला है लास्ट में रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। माय डियर, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप शुरू से इसको ऑल्टरनेट डेज में या वीक में 3 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, हाफ एन आवर, तभी आप लास्ट मंथ में ये कर सकते हो कि आप थोड़ा कम इसको कर लो। लेकिन अगर आप पूरा लास्ट पे डिपेंडेंट कर रहे हो तब तो आपको बहुत ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा टाइम। क्यों? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगता है समझने में। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम समझ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आदत बनती है। सेम इज विथ मैथ्स एंड रीजनिंग। और अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो इतना सारा जीएस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा।
ओके। क्वेश्चन करते हैं लोग मुझसे, हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड यू टेक बिफोर प्रीलिम्स। मेरे हिसाब से कम 100 मॉक टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स आपको कर लेना चाहिए। 100 into 100 कितना होता है? 10,000। सो 10,000 क्वेश्चन से अगर आप गुजर गए तो मुझे लगता है कि दैट इज इनफ। ओके, सो 100 मॉक टेस्ट आपको लास्ट 4 मंथ्स में कर लेना चाहिए या 5 मंथ्स में कर लो। मॉक टेस्ट अगर आप कर लेते हो ना, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस 1-2 इंफॉर्मेशन के बाद ही सॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पता चल जाता है, इतना आपने सॉल्व कर लिया है कि यार ये तो पूछने का तरीका है, यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सब आदत डेवलप हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया, चाहे वो 50 क्वेश्चंस का चाहे वो 100 का, लेकिन आपने उसकी एनालिसिस नहीं की, मॉक टेस्ट लगाया और कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है देख लिया, खत्म, देन आप समझ लो कि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, वो ना के बराबर है। मॉक टेस्ट में अगर आप एनालिसिस करते हो तो वो टॉपिक भी आपका साथ साथ तैयार होता है। एंड माय डियर, यूपीएससी टॉपिक रिपीट करती है एज आई टोल्ड यू। तो मॉक टेस्ट अगर बिना एनालिसिस के कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज नो मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट करना है। 100 आपको अगर ज्यादा लग रहा है, बहुत एस्पिरेशनल लग रहा है, 50 कर लो, 70 कर लो, 50 से लेस मत करना लेकिन, ठीक है। मैं ये लास्ट मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल प्रेपरेशन की बात कर रही हूँ कि 100 मॉक टेस्ट से आपको गुजर जाना है, देन ओनली आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आप बताओ, आपको पैनिकिंग सिचुएशन में होना है प्रीलिम्स के या मेंस के टाइम पे, या रिलैक्स सिचुएशन में होना है? अगर रिलैक्स सिचुएशन में होना है तो आपको शुरू से ये सब चीजें फॉलो कर देनी है जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको पैनिक सिचुएशन में एग्जाम देना है तो आप लास्ट 2 मंथ्स में ये सारा कुछ करो। लेकिन अगर आपको पैनिक नहीं होके कूल होके एग्जाम देना है, कूल होने से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर हो पाते हैं, करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, जिस चीज की हमें आदत है, हैबिट है, जिस चीज के लिए करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो चीज हो जाती है और डर नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना, अच्छा गुड फूड, न्यूट्रिशन फूड खाना है ताकि दिमाग अच्छे से चले, आप टायर्ड ना फील करें, फटीग्ड और लैग्ड ना फील करें, ठीक है। अच्छा खाना खाना है, अपना रूटीन मेंटेन करना है एंड हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। और एक स्लीप पैटर्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले बना लेना है। ये नहीं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले तक आप रात जग के पढ़ाई कर रहे हो और आप सोचते हो अचानक से प्रीलिम्स एग्जाम के दिन आपको रात में नींद आ जाएगी और सुबह आप एग्जाम दे दोगे। ऐसा नहीं होता है। 1 मंथ पहले से आपको अपना स्लीप पैटर्न डिफाइन कर लेना है और मॉर्निंग में उठना है ताकि उस दिन आपको मॉर्निंग में उठने में दिक्कत ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन है माय डियर, ठीक है। सिलेबस वास्ट है, किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, अच्छा फूड लो, वॉकिंग करो, ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, टायर्ड नहीं होगे, हाइड्रेटेड रहो, अपना एक रूटीन सेट कर लो, एक चीट डे रख लो जिसमें आप खाना भी चीट डे वाला खा सको और उस दिन पढ़ाई भी ना करो। एक स्टडी प्लान जरूर बना लो, अपना एक रूटीन बना लो, तभी होगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड डिसिप्लिन इज योर की। और लास्ट में बहुत लोग बोलते हैं मैम एक टिप दे दो। टिप यही है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। नए नए टॉपिक्स एग्जाम के टाइम पे मत करना। जो प्रेपरेशन 5-6 महीने 7 महीने में कर ली है उसी को लास्ट टाइम पे रिवाइज 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 मोर। जो पढ़ा है अगर वहां से क्वेश्चन आया और सॉल्व नहीं कर पाए, दैट विल बी ब्लंडर। और ये हो सकता है अगर आप रिवाइज ना करो और नए नए टॉपिक्स लास्ट तक ऐड करते रहो, ठीक है। आई होप मैंने सारी बातें आपको सम अप कर दी है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आई विल रिप्लाई, ओके। आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी अपना प्रिपरेशन किक स्टार्ट करने में, ओके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।